मेरे प्यारे मित्रों, आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राजकुमार यादव आप सभी एक दिवसीय छात्र छात्राओं प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, आज अपार खुशी और हर्ष हो रहा है मुझको कि आप लोग जिस प्रकार से हमारे चैनल को और आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और यह आशा जागृत हो रही है, विश्वास हो रहा है अपने आप पर कि आप लोग जिस प्रकार से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग जो चाहत मन में छिपी है उसको जरूर पूरा करेंगे। और मित्र, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए हम सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में आपके लिए खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और जहां पर चाह होती है वहीं पर तो राह होती है। मुझे उस समय का प्रसंग याद आता है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वन गमन करते हैं, वन को जाते हैं और वहां पर रावण जैसी एक शक्ति सीता मैया का हरण कर लेती है। हरण करने के बाद सीता जी को हरण करके ले जा करके वहां रख देता है। और फिर बीच का प्रसंग आप जानते हैं कि जटायु से जाकर के खोजते हुए मिलते हैं। एक टुकड़ी सेना जाकर के मिलती है और वह बताते हैं जटायु की जाकर के वह रावण के अशोक वाटिका में सीता जी को ले जाकर के बैठाया हुआ है। तब सभी उनकी बंदरी सेनाएं जाती हैं, समुद्र के किनारे जाकर के एकत्रित होती हैं। और वहीं एकत्रित होने पर समस्या इस बात की आती है कि 100 योजन लंबा समुद्र कौन लांघेगा। मित्र, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जहां पर अज्ञानता ने ज्ञान को जन्म दिया है, जहां पर अज्ञानी ने महामूर्ख जैसे लोग अद्वितीय विद्वान बने हैं। चाहे आप कालिदास की बात कर लीजिए, वाल्मीकि की बात कर लीजिए, महर्षि वाल्मीकि की, गोस्वामी तुलसीदास की बात कर लीजिए, हम ऐसे धरती पर जन्म लेने वाले लोग हैं। तो मित्र, उस समय जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद समस्या इस बात की आती है कि कौन इस समुद्र को लांघ करके जाएगा। तब वही ऋषिपति अर्थात ऋषि वो याद दिलाते हैं हनुमान जी को, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अपार शक्ति होती है, बस उसको अपने शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। तब याद दिलाते हैं कि कहूँ ऋषिपति हनुमाना और कहा चुप साधी रहो बलवाना। उन्होंने कहा कि कहा ऋषिपति सुन हनुमाना और कहा चुप साधी रहो बलवाना। उन्होंने कहा कि क्या चुपचाप खड़े होकर के खोज रहे हो हनुमान जी, आप तो अपार बल के सागर हो, ये आपके लिए 100 योजन समुद्र क्या रखा हुआ है। और इसी बातों को सुन करके आप मित्र जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नारा दे करके और जा करके जाते हैं और सीता जी को कैसे पूरी घटनाएं पूरी करती हैं। तो मित्र, हमको तो एक परीक्षा पार करना है जो कि 100 योजन से लंबा नहीं है, बहुत छोटी सी परीक्षा है, एक दिवसीय परीक्षा। और अगर हम भी वही चीज अपने आप को पहचान लें तो वास्तव में हम अपनी परीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्र, चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर भी बल की कमी नहीं है, आपके अंदर भी ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, इसलिए मित्र जुड़ जाइए हमारे साथ और चलिए हम लोग भी वो 100 योजन समुद्र पार किए थे, हम एक दिवसीय परीक्षा एक पार करके दिखाएंगे। आइए जुड़ते हैं आज के नए सेशन के साथ, व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। इसके पहले हमने जो आपसे बताया था वह आपका स्वर था। स्वर का सेशन समाप्त हुआ। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के व्यंजन स्वर को जरूर पढ़िएगा, रीजनिंग को पढ़िएगा और भी अदर सब्जेक्ट इसमें डाले जा रहे हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा और अपने खाली समय का पूरा फायदा उठाइएगा। और उसमें लाइक और शेयर, लाइक का एक बटन होगा, इस पर एक थंब का निशान होगा, इस प्रकार से आप इसको बनाइए, दबाइएगा, ये वीडियो अपने आप लाइक होगा। इसके बगल में मित्र देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा और सब्सक्राइब का जब आप बटन दबाएंगे तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन खुलेगा, इसमें ऑल लिखा होगा। आप यहाँ ऑल का बटन दबाएंगे तो जितने भी वीडियो होंगे सारे वीडियो आप तक हमारे नोटिफिकेशन आपको बराबर लगातार आपको मिलते ही रहेंगे और आप इससे बहुत ही अच्छी प्रकार से भली भांति प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकेंगे। आइए मित्र, शुरू करते हैं आज का सेशन। आशा करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हमको यह उद्देश्य निर्धारित करवा दिया है कि
मैं कुछ कर सकता हूं आप लोगों के लिए, तो वह उद्देश्य मैं जरूर पूरा करूंगा अपनी इस पूरी टीम के साथ। तो आइए मित्रों, आज का सेशन शुरू करते हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर करते रहिएगा। जब आप शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है और हम और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन मित्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय, जिसको बोलते समय, जिसमें किसी दूसरे की सहायता से व्यक्त करना पड़े, वही व्यंजन कहलाता है। या हम इसको कह सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में कुल व्यंजन की जो संख्या होती है, वह व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। कुल 33 व्यंजन होते हैं। आइए मित्र, आपको हम सभी व्यंजन अभी आपको गिनवा करके बताते हैं। देखिएगा मित्र, का वर्ग से इसकी शुरुआत होती है और का से ही सभी व्यंजन जो होते हैं वो गिने जाते हैं। आइए मित्र देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, श, त्र, ज्ञ। ये मित्र पूरे व्यंजन होते हैं। और मित्र किसको क्या कहते हैं, हम इसके बाद इसके अगले वीडियो में आपको इसका उच्चारण स्थान बताएंगे कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। पहले आप ये जान लें कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन में किस व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है। पहले आप इसको जानने का प्रयास करें। तो जितना का से लेकर के पा वर्ग तक, इसको देखिए मित्र, का को, क्योंकि इसकी ध्वनि जो उच्चरित होती है वो कंठ से होती है। क, ख, ग, घ, अंग। इसको हम और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसको कौन से व्यंजन के नाम से जाना जाता है, किस व्यंजन को क्या कहा जाता है, ये जाने, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन या बहुत ज्यादा प्रश्न जो होते हैं पुटअप होते हैं। तो चा, छ, ज, झ, ञ, तो ये जो होता है दंत व्यंजन होता है, ये जो होता है मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य होता है, ये दंत व्यंजन होते हैं, और ये जो होते हैं वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ये जो होते हैं य, र, ल, व, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये जो होते हैं इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। ये जो होते हैं इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो देखिएगा मित्र, का से लेकर के अंगा तक इसको कहते हैं का वर्ग। चा से लेकर इया तक इसको कहा जाता है चा वर्ग। टा से लेकर के ड़ तक इसको कहा जाता है टा वर्ग। ता से लेकर के न तक, ता से लेकर के न तक इसको कहा जाता है ता वर्ग। और पा से लेकर के मा तक इसको कहा जाता है पा वर्ग। तो देखिए मित्र, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 जो होते हैं वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिलाकर के इनकी जो संख्या होती है वह संख्या इनकी हो जाती है 25। तो का से लेकर के मा तक की जो संख्या होती है वो हो जाती है 25। फिर इसके बाद देखिए 4 जो होते हैं य, र, ल, व, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है वह हमारे अंतः भाग से होता है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो एक ये भी होता है। तीसरा देखिए श, श, श और ह, इनका उच्चारण करते समय वायु जो होती है वह दोनों गलफड़ों के बीच से
जीव के बीच से होकर के उष्ण की तरह से निकलती है, इसलिए इसको जो क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन। और ये छ, त्र और ज्ञान, ये दोनों जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। आइए मित्र, हम एक तरफ से इसका अब इसको हम बांट करके अध्ययन करें कि अब हमको पता चल गया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम होता है। आइए एक बार उसको हम देखते हैं, एक सीरियल से इसका वैज्ञानिक क्रम से इसका हम अध्ययन करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो समझने में थोड़ा आपको सरलता होगी। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको हम इरेज करके आपको पूरा फिर से बताते हैं। तो मित्र, अब आप समझ गए होंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम आपको बांट करके दिखाते हैं कि व्यंजन टोटल कितने प्रकार से होते हैं और कैसे इसका अध्ययन हम किया जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से व्यंजन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन जो होता है उसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये वर्गीय व्यंजन कहलाता है। और दूसरा जो होता है इसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरे जो होते हैं इसको कहते हैं उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। और इसके साथ उष्ण व्यंजन के साथ एक और आता है, उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और मित्र एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वैसे अगर तो देखा जाए मुख्य रूप से व्यंजन 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वर्गीय व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो व्यंजन कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 व्यंजन और बढ़ जाते हैं, उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, और दूसरा बढ़ जाता है आयोगवाह। क्योंकि आयोगवाह जो होते हैं, हालांकि ये प्रश्न आता है कि आयोगवाह ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्वर के भी साथ होता है और व्यंजन के भी साथ होता है। तो मुख्य रूप से इसको जो रखा जाता है अंग और आहा, जिसको आप कहते हैं अंग और आहा, मुख्य रूप से जो होता है वो आयोगवाह के अंतर्गत आता है। इसलिए मित्र जो होगा ये अंग और आहा, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसको भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए यह भी इस व्यंजन के अंतर्गत आता है, परंतु इसको व्यंजन में 4 भाग के अंतर्गत नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, डा और ढा, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, ये वाले व्यंजन उक्षिप्त होते हैं, अर्थात नए वर्ण है, दूसरी भाषाओं से चल करके आए हैं। और ऐसी स्थिति में इन दोनों को हम हिंदी वर्णमाला के इस भाग में शामिल नहीं करते हैं, परंतु व्यंजन की संख्या में इसको जोड़ा जाता है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, परंतु अगर मुख्य रूप से देखें तो मुख्यतः व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन की अगर हम संख्या की बात करें तो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं ये का से लेकर के मा तक होते हैं, और कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 25 होती है। तो आप पुनः सुनेंगे मित्र कि वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो का से लेकर के मा तक होते हैं, और अगर इनकी हम कुल संख्या की बात करें तो पूरी संख्या इनकी कितनी होती है? 25 होती है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा, ये 4 होती है, या, रा, ला, वा, ये 4 होती है। और इन चारों को जो है वो अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार से अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर इसके बाद आपका उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, शा, शा, शा और हा। शा, 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 हा, ये 4 प्रकार के होते हैं और इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। मित्र ध्यान दीजिए कि हम उच्चारण बताते समय आपको पूरा इसका उच्चारण करके बताएंगे कि इसको क्यों उष्ण व्यंजन, क्यों अंतःस्थ और क्यों इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। फिलहाल आप इसके नाम को ही ध्यान में रखें। फिर इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन में जो होगा वो छ, त्र, ज्ञ, ये होते हैं। हालांकि एक और लिया जाता है शा, लेकिन शा का प्रयोग हिंदी में बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये जो होता है वो छा नहीं होता, क, धन, शा,
ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको जो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्र जो होता है ये त धन रा, दो व्यंजन से मिलकर, व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसी वजह से इसको त्र कहते हैं। और ये जो होता है वो ज्ञा होता है, ज्ञा नहीं होता है, ज्ञा होता है, ज्या धन इया होता है, इसीलिए ये ज्ञा होता है, इसीलिए इसको ज्ञा कहते हैं, ज्ञानी नहीं, ज्ञा होता है। और ये जो सा होता है ये शा धन रा होता है, जिसको हम स्रा कहते हैं, लेकिन ये स्रा का प्रयोग हिंदी में नहीं, ज्यादातर संस्कृत में होता है, इसीलिए इसका उपयोग हिंदी के रूप में नहीं किया जाता है। तो इस तरह से देखिए मित्र, ये व्यंजन जो कुल होते हैं वो वर्गीय व्यंजन का से लेकर मा तक होते हैं। जैसे क वर्ग जो होता है कंठ से होता है, जिसकी ध्वनि कंठ से उच्चारित होती है, क ख ग घ अंग। च ये तालु, जब हमारी जीभ ऊपर के तालु से जाकर के टच कर जाती है, तो जैसे जीभ लुढ़क करके जाकर के ऊपर के तालु में टच करती है, तो च छ ज झ। इसी तरह से फिर टा वर्ग आता है, इसी वजह से ता वर्ग आता है, इसी वजह से पा वर्ग आता है। और सबके जो होते हैं अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण और एक वर्ग में रखे जाने के कारण इनको जो वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे मित्र देखेंगे कि किस व्यंजन को किस नाम से जानते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी कि किसको क्या कहते हैं। तो देखेंगे मित्र, वर्गीय व्यंजन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वर्गीय व्यंजन या वर्गीय ध्वनियां, या वर्गीय ध्वनियां किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, का से लेकर के माँ तक कोई भी अक्षर आता है तो का और माँ के बीच आने वाले सभी अक्षरों को वर्गीय व्यंजन या वर्गीय ध्वनियों के रूप में रखा जाता है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसमें से कोई भी आए, ये सभी किसके अंतर्गत होंगे, इसको हम वर्गीय व्यंजन या वर्गीय ध्वनियों के नाम से जानते हैं। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए मित्र, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या रा ला वा, ये चारों अर्ध स्वर कहे जाते हैं, लेकिन दो इसके मुख्य होते हैं, या और रा। ये दोनों मुख्य अर्ध स्वर होते हैं, क्योंकि ये या नहीं होता, ये रा नहीं होता। इसमें जो या है ये ई धन आ से मिलकर बना है। ई धन आ, ई भी एक स्वर है और आ भी एक स्वर है, इसलिए दोनों स्वर के संयोग से एक व्यंजन का निर्माण होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे मित्र, अर्ध स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं, या र ल व, परंतु मुख्य कितने होते हैं, दो होते हैं, या और रा। यदि आपको ऑप्शन में आपके जो पेपर आप देने जा रहे हैं कंपटीशन का, यदि इसके ऑप्शन में आपका या र ल व चारों दिया हो तो आप चारों भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इन चारों को ना दे करके केवल या और रा दिया गया हो तो आप या और रा को क्लिक करेंगे। यदि मान लीजिए दोनों ऑप्शन आपके सामने हो, या रा लावा भी दिया हो और या और रा भी दिया हो, तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन दोनों ऑप्शन अगर मौजूद है तो आप या रा लावा को ही क्लिक करेंगे, क्योंकि या रा लावा के अंतर्गत या और रा आपका आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन जानते दोनों रहेंगे आप कि या रा लावा और या रा दोनों जो होते हैं ये स्वर और स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए मित्र, मुख्य अर्ध स्वर में आपके या और रा हो गए। उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन है, उस व्यंजन के अंतर्गत, उस व्यंजन में आपका शा, 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 ह, शा, 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 ह, ये जो कहलाते हैं आपके उस व्यंजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है। तो चा वर्ग में इया को छोड़ करके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिसमें आपका चा,
छा, जा, झा। इनकी संख्या 4 होती है, चा, छा, जा और झा। इनकी संख्या 4 होती है और ये चारों क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद मित्र देखिए, सकार व्यंजन किसे कहा जाता है? सकार व्यंजन किसे कहा जाता है? तो सकार व्यंजन में जो होते हैं वो शा, 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 तीनों सा होने के कारण तीनों को जो है वो सकार व्यंजन या सकार ध्वनियां भी कहा जाता है। सकार व्यंजन या सकार ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण या इसी को एक नाम से और जानते हैं, प्रकंपित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रा को। पुनः देखेंगे, या भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा या आपका लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं? रा को कहते हैं। इसको हम अगले वीडियो में आपको उच्चारण करते समय बताएंगे मित्र कि इसको हम क्यों रा को कहते हैं, लुंठित वर्ण। अगला वीडियो भी हमारा देखना नहीं भूलिएगा आप लोग, तब वहां पर आपका उच्चारण करते समय हम आपको बता देंगे कि रा जो होता है जब इसका उच्चारण करते हैं तो कहिए रा, तो रा कहेंगे तो जीभ पूरा लुढ़क करके मुड़ जाती है, इसीलिए इसको जो है हम लुंठित वर्ण कहते हैं। प्रकंपित वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जीभ में हल्की सी कंपन भी होती है और इसीलिए इसको जो है प्रकंपित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिस्ट आपको बताते हैं। इतना पहले हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि वर्गीय व्यंजन या वर्गीय ध्वनियां किसे कहते हैं। तो का से लेकर के मां वर्ण के बीच में आने वाली सभी अक्षर, सभी वर्ण जो होते हैं, ये सभी वर्ण और अक्षर क्या कहलाएंगे? वर्गीय व्यंजन या वर्गीय ध्वनियां कहलाएंगी। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? या, र, ला, वा को अर्ध स्वर कहते हैं, परंतु मुख्य रूप से अर्ध स्वर 2 होते हैं, या होता है और रा होता है। इसके बाद उस व्यंजन किसे कहेंगे? यो शा, 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 हा। शा, 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 हा को जो है वो उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो स्पर्श जीभ हमारी तालु को स्पर्श करके चलती हो और उसके साथ जीभ को खोलने में अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा। और नेक्स्ट है आपका सकार व्यंजन। सकार व्यंजन में क्या होता है? शा, 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 तीनों शा, 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 जिसमें तालब शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, तीनों शा होते हैं और इन तीनों शा को क्या बोलते हैं? सकार व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है देखिए लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? तो रा जो होता है, रा को हम लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मित्र आगे देखिएगा, मित्र चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के बीच से बहुत ज्यादा शेयर देखना चाहता हूं कि आप लगातार एकदम शेयर करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। और बहुत से बहुत एकदम समझिए कि आप बहुत से बहुत शेयर करेंगे। ठीक मित्र, आइए देखते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो रा को हम एक लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। स्वर तंत्रीय या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? स्वर तंत्रीय या काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जितना मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं छाट करके बिल्कुल दे रहा हूँ और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। जिसमें स्वतंत्रीय काकल्य वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह होता है हा। पार्श्विक व्यंजन के नाम से किसको जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन के नाम से जो जाना जाता है वह होता है ला वर्ण। पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाने वाला जो वर्ड होता है वह ला होता है। और इसके साथ मित्र अगला है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और चौथा एक और आता है जिसको हम सा के नाम से जानते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि छा जो होता है ये का, धन, शा 2 वर्णों से मिलकर बना है। त्रा जो है ये ता, धन, रा
दो वर्णों से मिलकर बना है। ज्ञा जो है वो जा धन इया दो वर्णों से मिलकर बना है, और श्रा भी इसी तरह से शा धन रा दो वर्णों से मिलकर के बनता है। तो पुनः ध्यान देंगे कि छा जो होता है का धन शा से, त्रा जो होता है ता धन रा से, और ज्ञा जो होता है ज्या धन इया से मिलकर बनता है। इसीलिए छा त्रा ज्ञा को, इन तीनों को जो है वो संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मित्र होता है, देखिए उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन या इसको एक नाम से और भी लिखा जाता है जो कि उक्षिप्त व्यंजन, या इसी को नए वर्ड भी कहा जाता है। नए वर्ड या इसी को आगत व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम से जाने जाने वाले होते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं मित्र, इसको जानते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन यह किसके नाम से, इसमें कौन होता है, तो डा होता है और ढा होता है। डा होता है और ढा होता है। फिर देखिए पुनः फिर से देखेंगे, स्वर तंत्री या काकल्य वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है, तो हा को जाना जाता है। पार्श्विक व्यंजन किसके नाम से जाना जाता है, ला को जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, मुख्य रूप से तीन होते हैं, छा त्रा और ज्ञा होते हैं। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, नए वर्ण, आगत वर्ण या द्विगुण व्यंजन के नाम से किसको जाना जाता है, डा और ढा को जाना जाता है। आगत स्वर के नाम से किसको जाना जाता है, आगत स्वर के नाम से किसको जाना जाता है, तो देखिए मित्र आ को जाना जाता है। आगत स्वर या नए स्वर के नाम से जो जाना जाता है वो आ होता है। मित्र आशा करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। तो मित्र इस तरह से देखिए, ये जो होते हैं कुल स्वरों के, कुल व्यंजनों के नाम होते हैं। इनका नाम जो कि कंपटीशन की सभी परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। आगे मित्र चलते हैं। अब हम गिनती करते हैं कि कुल व्यंजन अर्थात वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। आइए आपको हम अब गिनवाते हैं। यह बार बार एक मतभेद का प्रश्न बनता है कि कुल स्वर कितने होते हैं और कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो मित्र स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या होती है 11। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वरों की संख्या होती है 11। व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। मुख्यतः 33 होती है, अन्यथा 41 होती है। तो देखिए मित्र, व्यंजन हो गए 33, क्योंकि व्यंजन के अंतर्गत और भी वर्ड आते हैं। अब इसके बाद व्यंजन हो गए 35, और इसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। और वहीं पर मित्र देखिए उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2। और वहीं पर आयोगवाह, और आयोगवाह की संख्या कुल कितनी होती है, तो आयोगवाह होते हैं 2। कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 2 2 4 4 8 9 10 11 12 2 8 3 1 1 2 1 5 52। तो इस तरह से वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है। मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि स्वरों की कुल संख्या जब भी पूछा जाए तो वह 11 होती है। व्यंजन कितने होते हैं, तब आपके 33 होते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 2 2 4 8 और 8 और 3 11। तो यहाँ पर देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, कुल 41 हो जाती है। अगर कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए मित्र 33 होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 उक्षिप्त होते हैं, 2 आयोगवाह होते हैं, तब कुल व्यंजन की संख्या हो जाती है 41। और अगर कुल स्वरों की बात करें तो कुल स्वरों की संख्या होती है 11। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं मित्र, ऐसी आशा करता हूँ आपसे। तो मित्र ये था आज का आपका सेशन। आज के बाद फिर आपका नेक्स्ट सेशन आपका होगा इसका उच्चारण, और उच्चारण के साथ आपको हम बताएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आपको उच्चारण स्थान याद करवा देंगे, और आपको पुनः वीडियो देखने के बाद फिर किताब और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार से आपको हम उच्चारण स्थान आपको बताएंगे।
ठीक है मित्र, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को और भी मेहनत के साथ और भी ऊर्जा के साथ आप इसको जो है शेयर करें, सहयोग करें। और इस या आशा करता हूं कि जो शुरू में हमने आपको बताया कि हरि चिपति सुन हनुमाना और का चिपसादि रहे बलवाना, और मैं आशा करता हूं कि आप भी उस बजरंग बली की तरह से अपनी शक्ति को पहचानेंगे और शक्ति को पहचान कर आप भी आगे आएंगे, अपनी तैयारी करेंगे और आने वाली परीक्षा में जिस प्रकार से हनुमान जी समुद्र को लाद गए थे, आप अपनी परीक्षा को लाद करके कंधे पर स्टार और हाथ में कलम जरूर लेंगे। ठीक है मित्र, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।